Hey besties, now today we are diving into the strategy for BGC 109, which is all about British romantic literature. Alright, so let's get started with block 1, British romantic literature 1. This block introduces us to the romantic age and some key poets, as you can see it by the name. Now let's talk about unit 1. So unit 1 is introduction to the romantic age. तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे सब कुछ आपको रोमांटिक एज के बारे में पता चलने वाला है और ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप अपने सारे आंसर्स में से इंक्लूड कर पाओ, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो आप अपने बाकी के आंसर्स में भी इंक्लूड कर सकते हो, जो आपके आंसर का वेट बढ़ाएगा, आई मीन टू से मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, ठीक है। तो romantic age is all about the emphasis on emotion, nature, and individualism, and it started in the late 18th century and was a reaction against the industrial revolution and the age of enlightenment. तो यहाँ पे आपका फिर कुछ कुछ फीचर्स वगैरह भी आपको जानने होंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाइक फीचर्स में बोल सकते हो कि रोमांटिक राइटर्स यूज टू वर्शिप एंड ग्लोरीफाई नेचर एंड शन द अर्बन लाइफस्टाइल। देन नेक्स्ट में लिख सकते हो कि सब्जेक्ट्स ऑफ पोएट्री वर सिंपल अनलाइक क्लासिकल पोएट्री। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने में डाल सकते हो, लाइक पोएट्स या फिर राइटर्स गिव मोर एम्फेसिस टू ह्यूमैनिटी। तो ये तरह का इस तरह का फीचर्स आपको अगर पूछा जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ रोमांटिक रोमांटिसिज्म, तो आप इस तरह से अपने आंसर को कर सकते हो, आपके बुक में ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2। तो यूनिट 2 में आपका पोएम है द विलेज बुक 1। तो इसमें ये आपका एक पोएम है एंड ये लिखा है आपका जॉर्ज क्रेप्स ने। तो जॉर्ज क्रेप्स का जो ये पोएट्री है, ये हमें एक रियलिस्टिक रूरल लाइफ का एक रियलिस्टिक जो वे है पोर्ट्रेल करता है हमें। और ये हम लोग अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, you must pay attention to his detailed descriptions and how he contrasts rural idealism with the harsh realities of village life, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जाता है यूनिट 3। तो इसमें आपके तीन तीन पोएम है, पहला द टाइगर, दूसरा द लैम्प एंड द थर्ड वन द चिमनी। बहुत ही इजी इजी पोएम्स है इसमें। तो ब्लेक का ये सब जो थीम्स होता है इस पोएम का, क्या हो सकता है, वो सब आप देख लोगे इस पोएम को अच्छे से, इसकी समरी देख लोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उतना पढ़ पाओ, लेकिन इस सब्जेक्ट में ऐसा है ना कि क्वेश्चंस थोड़े हट के आते हैं। तो आप मेनली क्या करोगे, आप सब कुछ पढ़ो, जैसे जैसे होता है कि आप समरी वगैरह देख लेते हो, तो उसके पोएटिक डिवाइसेस वगैरह बहुत अच्छे से बताए हुए रहते हैं, यूट्यूब पे आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो समरी वगैरह आपको देख लेना, उसके बाद एक बार बुक पे आना है और उसकी यूनिट एंड क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे तो उसके आंसर बुक में ढूंढो, और आप क्वेश्चन के बाद फिर जब आंसर बुक में ढूंढोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और बस हाँ, ये है कि पहले समरी पढ़ लेना, कुछ कुछ चीजें जान लेना इधर उधर से, तब करना है, ऐसा नहीं तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले ये बुक बस देखने में ऐसी है। मैं आपको बताती हूँ, 106 और 109 को कहा जाता है कि ये सेकेंड ईयर में सबसे हार्ड बुक होती है, बट अगर आप देखो तो यूनिट 6 का जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ो तो वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। यूनिट 9 का क्या है कि ये बस ऐसा है कि इसका आप यूनिट एंड क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपके लिए ये इजी हो जाता है, ठीक है। यही बात है, और बाकी समरी वगैरह आप देख सकते हो, क्योंकि ये सारी जो कुछ कुछ जैसे द चिमनी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने स्कूल टाइम्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं आप। तो हमारा जाता है ब्लॉक 2। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ब्लॉक 2, विच इज ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर 2। So here we are gonna delve deeper into some major poets like यहाँ पे हमारा यूनिट 1 विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसके बाद सैमुअल टेलर एंड और भी है लाइक रॉबर्ट साउदे, ये सब हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ मोरालिटी फ्रॉम रिकलेक्शन of early childhood, lines composed a few miles above। तो आप देख रहे हो ये सारे पोएम्स, आपको पोएम्स बहुत पढ़ने हैं इसमें ब्लॉक आपके यूनिट 109 में। अगर आपको पोएम्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले समरी देखो और फिर उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको सब एक ही बार में समझ में आ जाएगा, सिर्फ एक ग्लांस देना होगा आपको, ताकि आप आंसर क्रिटिकल एनालिसिस कर पाओ खुद से, ठीक है। वरना आप समरी देखोगे तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, बट क्रिटिकल एनालिसिस और
इस टाइप की चीज़ें जो होती है जो हमें डेप्थ में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो आप डेप्थ में ना जाके सिर्फ समरी और पोएम पढ़ लो, ठीक है। अगर आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक में भी हमारी समरी है, क्रिटिकल एनालिसिस। अगर आपके बुक में अलग से क्रिटिकल एनालिसिस है, पोएटिक डिवाइस है, तो उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, तो ये आप यूनिट 1 में देख सकते हो। तो ये सारे जितने भी वर्ड्सवर्थ के पोइट्रीज हैं, इट इज सेंटर्ड ऑन नेचर एंड मेमोरी। इट फोकस ऑन हाउ ही रिफ्लेक्ट्स चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द पैसेज ऑफ टाइम। आप ये सब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर पढ़ रखा है तब तो आपको जो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा होगा। यूनिट 2 की बात करें तो सैमुअल टेलर कोलरिज जो है, इनके बारे में बात हो रही है। इन्होंने क्या क्या लिखा था, राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, बैलेट ट्रेडिशन। सब ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, पोएम्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी समरी देखोगे तो आपको पता चलेगा, काफी इंटरेस्टिंग पोएम्स है। तो वही है, समरी देखो, फिर बुक आके पढ़ो, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस जो भी अलग से पॉइंट्स दिए उसको जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन बनते हैं उससे। यूनिट 10 क्वेश्चन तो जरूर देखने, उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं। और बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगी आगे, तो उसे भी देख लेना, वो तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों में आपको बैलेट ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा। तो इसमें आपको समरी देखनी है, इन सब की डेप्थ एनालिसिस करनी है, मेनली थीम्स पे अटेंशन करना है, जैसे सिन, पनिशमेंट, रिडेम्पशन, ठीक है। तो ये वाला है इसके बारे में। इसमें एक ओल्ड मैरिनर होता है, तो इस तरह से स्टोरी है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे है, देखो अलग से यूनिट 3 में इसका दे दिया एनालिसिस, लिटरेरी एलिमेंट्स, यानी कि आपको ये, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 रॉबर्ट साउदे की पोएम है, आफ्टर आफ्टर ब्लेनम एनालिसिस एंड लिटरेरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपका मेनली आपको देखना है कि किस तरह से इसमें सिंपल नैरेटिव का यूज हुआ है, और किस तरह से एंटी वॉर मैसेज यहाँ पे हमें पता चल रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली। ओके, फिर ना आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्लॉक थर्ड है। ब्लॉक थर्ड की अगर बात करें तो इट इंट्रोड्यूसेस अस टू मोर डाइवर्स वॉइसेस, लाइक चार्ल्स लैम्ब हो गया, लॉर्ड ब्राउन हो गया, शैली का हो गया, ओड। ओड्स को तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सबसे पहले जाना ओड होता क्या है, उसके बाद ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओड टू स्काई लार्क, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखना, ओड टू वन नाइट एंगल, ये पढ़ना है। तो चलो देखो, यूनिट 1 में और ये वाली अगर हम लोग इस ऐसे की बात करें तो ये इट इज known for its humor and pathos. It focuses on his unique narrative style and wit. ठीक है, तो इसे आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कि किस तरह का यूनिक नैरेटिव स्टाइल। ये कोई रोमांटिक लिटरेचर की बात करें ना, तो उसके सारे जो पोएट्स होते हैं ना, वो यूनिक स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब रोमांटिक लिटरेचर के राइटर्स कहलाते हैं, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, तो देखो यूनिट 2 में आपका आ जाता है रोल ऑन दो डीप एंड द डार्क ब्लू ओशन, जॉर्ज द थर्ड, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सारे सटायर्स हैं, ठीक है, दे आर रिच इन सटायर्स। और अगर हम लोग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। सटायर क्या होता है ये देख लेना। अब देखो, जिसमें आंसर क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखना, इस बुक में आरटीसी नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजों को अच्छे से देखते हुए चलना होगा। पोयम, यहाँ ये सिर्फ पोयम है, देख रहे हो, ऐसे बाकियों में पोएम्स आते हैं तो वो सारे पोइट्री से आपके आरटीसी मेनली पूछे जाते हैं, बट ये पूरा बुक ही पोइट्री का है। बट इसमें, इस बुक में एक भी आरटीसी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे एग्जाम में, उसमें वेल अभी तक तो ऐसा ही होता आया, तो आई थिंक इसमें भी वही होगा जैसा हुआ है। तो यूनिट 3 पे बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 की अगर बात करें तो आपका आ जाता है सैली का ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू अ स्काईलार्क। सो दीज पोएम्स या odes are filled with Sally's revolutionary ideas. एंड इसका की थीम्स अगर हम लोग बात करें तो इट इंक्लूड्स नेचर्स पावर्स एंड पोएट्स रोल इन सोसाइटी, ठीक है। और यूनिट 4 में हम लोग आ जाते हैं कीट्स, यानी कि जॉन कीट्स। तो इनका जो है आपका ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एंड ओड टू अ नाइट एंगल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें आपको इमेजरी, सेंसुअलिटी, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। और
इमेजरी अगर आपको पोयम में है तो उसको अच्छे से देख ही लेना, मतलब अलग से मैंने बताया ना, जो भी टॉपिक आपको अलग से दिया जाए उसको तो बिल्कुल ही बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। और आपका जो यूनिट 10 क्वेश्चन है उसको भी देख लेना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक 3 हो गया। ब्लॉक 4, तो नाउ फाइनली ब्लॉक 4 इज डेडिकेटेड टू मैरी शेली एंड हर ग्राउंड ब्रेकिंग नोवेल फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोगों में से मुझे तो लगता है सारे लोगों ने ही सुना होगा। तो मैरी शेली की अगर बात करें तो मैरी शेली के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना होगा, ठीक है। इनका मेनली इन्फ्लुएंसेस क्या है और ये सब चीज, बट ज्यादा इसको आप थोड़ा कम अटेंशन दे सकते हो इफ यू वांट। फ्रैंकेनस्टीन की बात करें तो ये गोथिक नोवेल होता है, तो आपको यहाँ पे नोवेल टाइप्स ऑफ नोवेल्स पढ़ने को मिलेंगे, तो वो सारे नोवेल्स देख लेना, ठीक है। हाँ, तो गॉथिक नोवेल यानी कि एक भूतिया नोवेल, हॉरर नोवेल कह सकते हो, तो फ्रैंकेनस्टीन है एक। तो आपको इसका समरी देख लेना है। मेनली आपको इसके एलिमेंट्स पे ध्यान देना है, की फीचर्स पे ध्यान देना है, किस तरह के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, ये सब। फ्रैंकेनस्टीन की समरी एनालिसिस देखो यहाँ पे है, समरी देख ली तो एनालिसिस भी कर लोगे एक बार रीड करके, ठीक है। क्रिएशन, एम्बिशन और भी बहुत सारी चीजें आपको देखनी है। फिर इसके मेजर थीम्स देखने। ब्लॉक 4 सबसे इजी है, सच में बहुत इजी है ये ब्लॉक 4, बट मेनली ब्लॉक 1 2 3 से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे ही चलना है आपको, ठीक है। तो ब्लॉक 4 जो है आप स्किप नहीं करना चाहिए यार, काफी इजी है, आपको बस समरी देखनी है, थोड़ा मैरी शेली के बारे में जान लो, फ्रैंकेनस्टीन का व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पढ़ लो कुछ कुछ, और फ्रैंकेनस्टीन के बारे में समरी देख लो, मेजर थीम्स देख लो, खत्म, दैट्स इट। तो ये आपको करना है, ठीक है। ब्लॉक 1 2 3 के बाद अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा भी बच रहा है तो फ्रैंकेनस्टीन को जरूर देना, काफी अच्छा है ये, ठीक है। So now let's discuss some important questions that often pop up in your exams. I'll give you some hints to get you started. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, which years specify the romantic period in English literature? Discuss important changes in the literary, political and social spheres. तो यहाँ पे आपको 18 और 19th सेंचुरी पे मेनली ध्यान देना है, इसके इम्पैक्ट पे बताना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक थ्योरीज, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा। वेल अगर हम लोग ऐसे बात करें तो न्यू क्लासिज्म जो होता है वो आपका ऑर्डर और रीजन पे एम्फेसाइज करता है, रोमांटिसिज्म जो है आपका वैल्यूज, इमोशंस और इंडिविजुअलिज्म पे ध्यान देता है, फोकस करता है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द थ्री स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टू नेचर इन टिंटन एबे, तो इसमें आपको क्या देखना है, चाइल्डहुड इनोसेंस, ग्रोइंग अवेयरनेस इन एडल्टहुड एंड मैच्योर रिफ्लेक्शंस, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। मेनली आपके बुक में ये सारा चीज दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमेंट ऑन ब्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड इन हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको यू हैव टू कॉन्टेस्ट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड विद द हार्श एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट हमारा जाता है, गिवन गिव एन अकाउंट ऑफ द पनिशमेंट सफर्ड बाय द एंशिएंट मैरिनर, तो इसमें आपको स्टेजेस बताने किस तरह से उसने सफर किया, फ्रॉम किलिंग द एल्बेट्रॉस टू हिज अल्टीमेट रिडेम्पशन, उसका ये सब चीजें आपको देखनी होगी। देन आपका क्या आ जाता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अच्छा ये रह गया ना, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मेनली आपको पोएम्स एग्जांपल देखना है, ठीक है। इसका इसका एग्जांपल देखो आप, बुक में मिलेगा। और नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन हिज क्राइटिक ईयर, जो है इसका मैं बात कर रही हूँ, याद रखना है, ऊपर वाले का मत समझ लेना, डार्क ब्लू ओशन वाले का। तो इसमें आपको क्राइटिक सोसाइटी को किस तरह से यहाँ पे पॉलिटिक्स और सोसाइटी सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मतलब ये सारी चीजें, यही है ना, मैंने आपको बताया ना, आपको पोएम पढ़ना है, उसका समरी देखना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और एक्स्ट्रा चीजें जो बुक में अवेलेबल है आपके पास प्रोवाइड की हुई है उसको तो जरूर पढ़ना है, क्योंकि बुक से क्वेश्चन आता है। यूनिट 10 क्वेश्चन अगर टाइम मिले तो आपको लिखना नहीं है, लिखने नहीं बोल रही हूँ, ट्राई करो कि आपको उसका आंसर आ रहा है, आपको एक जेन्युइन नॉलेज है उसके बारे में, बाकी आप लिखते टाइम आप खुद ब खुद उसे एलाबोरेट कर लोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। क्योंकि ऐसा बस लगता है कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो उस टाइम पे जब आप लिखते हो ना तो खुद ब खुद सब कुछ हो जाता है, ठीक है। ओके, सो वेयर आई वाज, कहाँ पे थी मैं, आई थिंक
ये है क्या, अकॉर्डिंग टू शेली व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड हैप्पीनेस, ये सब आपको बुक में मिलने वाला है। होप ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैनकाइंड, ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन टू अ पोएट। ये सारी, ये जितनी भी चीजें ना आपको अपने नोटबुक में मिलने वाली, अपने आई मीन टू से टेक्स्ट बुक में मिलने वाली है। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम लिटरली स्लीपी एज थोड़ा लेट हो गया है मुझे। मेरी ना एक हैबिट है कि मैं ना मतलब वीडियो बना के रखती नहीं हूँ। अगर मैंने वो बना लिया है, पीपीटी रेडी हो गई है, दैट मीन्स मैं उसको अभी बनाऊंगी और उसे पोस्ट कर दूंगी, उसे अपलोड कर दूंगी। ये मेरी हैबिट है। और क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बट वो क्या हुआ था कि मतलब मेरा डेस्कटॉप खराब हो गया था और मेरी सारी मेहनत पानी में मिल गई यार, मतलब लिटरली सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने, अब इधर मुझे लगता है मैंने काफ़ी टाइम के बाद इधर स्टार्ट किया है। तो क्या है ना कि उस तरह से मैं रखती नहीं हूँ। पहले मैं ऐसा ही करती थी, पहले मैं स्टार्ट करती थी बनाना, बना के फिर उसको तुरंत अपलोड कर देती थी। तो मैंने बीच में क्या किया ना कि बहुत सारा बना लिया। मेरा अभी तक ना आपका पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता, सेकेंड ईयर का कुछ अच्छे से मैंने स्टार्ट कर दिया था। ऐसे तो मैंने 105 स्टार्ट किया है, बट और अच्छे से कुछ और सब्जेक्ट्स भी मैं डाल देती उसमें। बट मैंने जितना भी बनाया था ना, मेरी सारी मेहनत मतलब खत्म हो गई। डेस्कटॉप खराब हुआ तो सब कुछ फॉर्मेट हो गया, फिर न्यू आया, फिर अभी मैं सब कुछ डाल रही हूँ, प्रीवियस सब कुछ चला गया। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि मैं कितने भी रात में बना रही हूँ, 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, बट मैं उस टाइम पे ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ बना के तुरंत। क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग के एग्जाम्स हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि मतलब ऐसा है कि 12 घंटे के लिए रात में पूरा पढ़ के जाते हैं, मुश्किल से 1 से 2 घंटे सोते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम देके फिर आराम से सोते हैं घर पे आके, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली होती है। तो ये चीज़ होती है। और ऐसे मैं बात करूँ तो मैं अभी भी आउट ऑफ स्टेशन ही हूँ, मैं बाहर ही हूँ। और मतलब अभी हूँ नहीं, अभी तो मैं घर आ गई। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मुझे बीच में रुक के फिर बाहर जाना पड़ रहा है, फिर आना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। सो नाइट में काफ़ी लेट तक वीडियो बनती है, उसके बाद फिर मैं उसे अपलोड करती हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा हो कि मतलब इतना लेट क्यों वीडियो आ रहा है, इतना लेट क्यों स्ट्रैटेजी डाल रहे हो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो मतलब यही सब रीज़न होते हैं यार। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, मैं भी क्या बातें करने लगी, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जाता है ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने बोला ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, से ज़रूर पढ़ना। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्री। तो इसमें आपको फीचर्स बताने हैं, मेनली इमोशन, नेचर, इंडिविजुअलिज्म, ये सारी चीज़ें देखोगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका आपका है व्हाट रोमांटिक टेंडेंसीज आर प्रेजेंट इन बर्न्स पोएट्री। तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बुक में दी हुई है। और ऐसे आप इसके डायलैक्ट्स और थीम्स, किस तरह के वो नेचर और लव का थीम वो डाल रहे हैं, ये सब देख सकते हो। फिर है आपको और भी चीज़ें हैं, लाइक कमेंट ऑन ब्लेक्स पोर्ट्रेयल ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड, ये आपको बुक में मिलेगा। एक्सप्लेन कॉलरीज आइडिया ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन। तो फैंसी क्या होता है, मैकेनिकल होता है, वाइल इमेजिनेशन क्रिएटिव होता है। अब इसको आप एलैबोरेट करके अच्छे से बुक में देखो। व्हाट इज़ द यूजफुलनेस ऑफ पोएट्री एज स्टेटेड बाय सैली इन हिज डिफेंस। ओके, तो ये भी आपको बुक में मिलने वाली है। नेक्स्ट है हाउ डज द क्रेव डिस्क्राइब द लाइफ्स एंड सफरिंग्स ऑफ द विलेज इनमेट्स। एंड देन आपका आ जाता है रोमांटिक पोएट्री इज रिप्लीट विथ मिस्ट्री और एंड क्वेंट। देखो जो आपको मैं बता रही हूँ, जो भी क्वेश्चन है ना उन सबका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूनिट एंड क्वेश्चन को भी देख लेना है। आपको इन सबको ऐसा नहीं है कि लिखने बैठ जाओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक आइडिया लो, उसको अपने हिसाब से एलेबोरेट करने का मन में ही ट्राई करो। ठीक है, फिर आपका आ जाता है स्पेशल इफेक्ट्स साउदे इस पोएम में क्या क्या होता है, ये भी बुक में आपको दिया हुआ रहता है। हाउ डिड मैरी कॉन्सीव एंड क्रिएट अ वर्ल्ड फेमस नोवेल फ्रैंकेस्टीन, ये आपको देखने को आपके ब्लॉक 4 में मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या क्या है, रोमांटिक लिटरेचर के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में बताना है। एंड उसके बाद आपका एक्सप्लेन इन डिटेल द फॉर्मल फीचर्स ऑफ फोक पोएट्री, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस एज ब्लेक सीज इट। देख रहे हो सारा पोएम का मेनली आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, जैसा मैंने बताया कि मेनली आपके जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो ब्लॉक 1 से लेके 3 तक में ही आते हैं, और एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं ब्लॉक 4 से। तो मेनली आपको फोकस 1 to 3 पे करना है, और अगर आपके पास टाइम बच जाए तो ब्लॉक 4 क्या ही हार्ड है, बहुत ईजी है वो तो, पर आराम से उस पर टाइम दे सकते हो। ओड ऑफ नाइट एंगल,
देख रहे हो? The major aspects of attributed the Mary Shelley to become a great writer contextualize your answer with reference to the text prescribed for you. देख रहे हो, ये आपका ब्लॉक 4 से आ जाता है. George Crabbe's The Village Book is the देख रहे हो, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, है ना? तो ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लॉक 1 से पूछा गया ऑफ कोर्स. तो विलेज में क्या है? द विलेज प्रोवाइड्स अ स्टार्क अनरोमांटिसाइज्ड डिपिक्शन ऑफ द रूरल लाइफ इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड. और भी चीज़ें जो आपको खुद से ऐड करनी है, ठीक है? पैरोडी वगैरह जो आता है वो सभी पढ़ना है आपको. हाउ डू द पोएम्स टिंटन एबे एंड डैफोडिल्स exemplify Wordsworth's theory of poetry as emotions recollected in tranquility. ये आ गया आपका. तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की थ्योरी है इस पोएम के बारे में. um, बहुत सारी थ्योरीज दी हुई है दो आपके इस पोएम में, टिंटन एबे में. तो वर्ड्सवर्थ रिविजिट करते लैंडस्केप को ही हैड सीन 5 years earlier, reflecting on the emotional impact it and many more. मतलब उनका फीलिंग्स दिखाया जा रहा है, उन पे उस टाइम पे कैसे कैसे उन्हें फील होता है, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका मैरिनर के बारे में आ जाता है. तो इसमें आपका मेनली बहुत सारे स्टेजेस से वो सफ़र करता है, लाइक इनिशियल गिल्ट एंड आइसोलेशन पे, नेक्स्ट फिजिकल टॉर्मेंट पे, देन स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल एंग्विश पे, उसके बाद बहुत सारा रिडेम्पशन हो गया. मतलब बहुत ही सारे हैं, ठीक है? तो आपको वो देखने होंगे, समझने होंगे और आपको जानना होगा कि उसको कैसे एलेबोरेट करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ थॉट ब्रिंग ओड टू द वेस्ट. ओड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बोला है, ओड्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे, ठीक है? इन्वोकेशन टू द विंड आपका मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या क्या सेक्शंस है, ये सब चीज़ें. इमेजरी बताओगे क्या क्या है. तो देखो, मेनली आपको थीम लिखना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, ओड क्या होता है, कैसा होता है, उस फिर इसके बारे में क्या दिया हुआ है, उसमें क्या तरह के थीम्स यूज़ हुए हैं, ये ओड किसका है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा. अब आपको ये कैसे करना है, कैसे अपने आंसर को फ्रेम करते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? ओड टू नाइट एंगल, ये भी एक ओड ही है कीट्स का, कीट का, है ना? नाउ मॉन्स्टर, यहाँ पे पीवी सलीप, एक देखो नोवेल का एक और क्वेश्चन आ गया. देख रहे हो यहाँ पे पोयम से कितने सारा क्वेश्चन है, ओड हो गया, बैलेड हो गया, इन सबसे कितने सारे क्वेश्चन है. बट फ्रैंकस्टीन में हर एक स्लाइड में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले. एक और भी है इनके जो ये दोनों पोएम है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये दोनों एक कह सकते हो कि थोड़ा सा कनेक्शन टाइप का आपको फील होगा इन दोनों में. तो ये आपको देखना है, ठीक है? What change did Wordsworth experience in his perception of nature as he moved from childhood to maturity? ये सारी चीज़ें आपको बुक में देखने को पता चलेगी, देख के पता चलेगी, ठीक है? ओड टू ग्रेसियन अर्न, ये सब देखो. ओड देख रहे हो, ओड से काफ़ी क्वेश्चन बन रहा है. राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. In Shelley's to a Skylark is compared to which different things. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है. Describe Mary Shelley's Frankenstein as a gothic novel. As a gothic novel बताना है, तो वही है गॉथिक नोवेल एक्सप्लेन करो. उसके बाद फ्रैंकस्टीन में कहाँ कहाँ आपको फील हुआ कि ये गॉथिक नोवेल है, क्या क्या थीम्स रहे जिससे आपको ये फील हुआ कि गॉथिक नोवेल के भी सेम होते. मतलब ये सारी चीज़ें आपको खुद से फ्रेम करनी है. देखो, आप सेकंड ईयर में हो तो इतना आइडिया तो आपको हो ही गया हो कि कैसे क्या लिखना होता है. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लैम्स कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमर एंड पैथोस with reference to the essay you studied in your course. What is the symbolic significance of the rain that falls on the old man in the rhyme of the ancient mariner? Then attempt a critical appreciation to the text, a dissertation upon roast pig, critically interpret the poem Ode to the West Wind. और फिर है आपका काउपर, a prescriptor of romanticism, explain the basic difference between the neoclassicism and romantic theories of poetry. देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द रोमांटिक टेंडेंसीज ऑफ कॉलिंस दैट वॉन द एप्रिसिएशन ऑफ एस.टी. कोलेरिज. तो ये आपको आई थिंक ये ब्लॉक 2 का है. देन हम लोग ग्रेज एलिजी टू क्वालिफाई एज इट इज रोमांटिक पोएम, ये आपको देखना होगा. देन डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर. देन व्हाट इफेक्ट्स डज लैम अचीव बाय रिलेटिंग हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी. तो ये लैम देख रहे हो, लैम हो गया, राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर हो गया, ये सब आपको पोएम पढ़ना है, देखना है क्या है. क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना है पोएम का. टू अ स्काईलार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको अच्छे से देख के जाना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है.
ठीक है। डिस्कस द कनेक्शन बिटवीन द लाइफ स्केच ऑफ मैरी सैली एंड हर नोवेल फ्रैंकेनस्टीन। अब आपका आ जाता है शॉर्ट। तो देखो एलेजी पूछा है। एलेजी क्या होता है? तो एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री दैट एक्सप्रेसेस सॉरो, लैमेंटेशन और मॉर्निंग। नेक्स्ट आ जाता है लिरिकल। तो लिरिकल बैलेट्स की बात करें तो इसका सिंपल लैंग्वेज होता है, मेनली ह्यूमंस के इमोशन और उनके नेचर पे फोकस करता है और कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वगैरह दिखाता है। टिंटन है, वे तो पोयम है। अपोलियन, डायोनीसियन। गॉथिक लिटरेचर के बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया, घोस्ट हो गया, हॉरर हो गया। ओड सॉन्ग होता है। लिरिक्स क्या होता है? सटायर क्या है? सटायर तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए होगे तो पता ही होगा। साइलेंट फीचर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म पता है ना? साइलेंट फीचर्स के बारे में देखना है। फिर आफ्टर, ये सब देख रहे हो पोयम है। विक्टर फ्रैंकस्टीन। ओड क्या होता है? मैरी सेली के बारे में। बैलेट क्या होता है? चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। आफ्टर ब्लेनम एज एन एंटी वॉर पोयम। देख रहे हो? तो आपको क्या करना है? सारे शॉर्ट नोट्स पे ध्यान देना होगा, ठीक है? अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से इसको पढ़ना। और देखो, अगर कुछ गलती से मैंने कुछ गलत, जैसे मिस्टेक होता है ना, सबसे मिस्टेक होती है यार, हम ह्यूमन है, यही हमारी स्पेशलिटी है। तो अगर जैसे मुझे अभी काफ़ी नाइट हो चुकी है, थोड़ा लेट हो चुका है, तो um, तो करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। और कोई और क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एज वेल, ठीक है? तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ शॉर्ट नोट्स थे। अब आपके क्वेश्चंस में कुछ शॉर्ट नोट्स आप टाइप के आ जाते हैं, बट देखो, जैसे आके पूछ दिया रोमांटिसिज्म के साइलेंट फीचर्स बताइए, तो वो हो ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट नोट्स में पूछेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग आंसर में पूछ दे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन पेपर जो है ना, उसमें होगा कि 3000 वर्ड्स में लिखो आंसर। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट 5 पेजेस, लाइक जैसे आपने एक पेज उठाया, ठीक है, तो एक पेज के दोनों साइड की मैं बात कर रही हूँ। तो एक पेज का 2 साइड होता है, तो एक पेज का एक साइड देन दूसरा साइड, तो वो हो गया 2 पेज ऐसे, ठीक है? तो आपको वैसे करके 5 पेज लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है? आपके हो जाएंगे उससे। तो अगर आगे कि 3000 वर्ड्स में लिखो, 1500 वर्ड्स में लिखो, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, उतने पेजेस ही नहीं है, आप कैसे लिखोगे? कितना भी छोटा आंसर कर लो ना, आपका आंसर नहीं होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आप 3000 वर्ड्स में कैसे कर सकते हो? ठीक है? तो 5 5 पेजेस आपको फिलअप करने हैं अपने आंसर्स के, ठीक है? तो बस यही है, अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे से एग्जाम देना। ओके, दैट्स इट इज़ पॉसिबल कि अभी 10 o'clock हो रहा हो और अभी आपके पास ये वीडियो पहुंची हो। तो देखो, ऐसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये टाइम से पहले ही है ना, 12 o'clock से पहले है। तो आपके पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम है, आप इसे थोड़ा देख सकते हो। और मैंने ज़्यादा इलेबोरेट भी नहीं किया, मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लिया कि 1 घंटे तक पहुंच जाए हमारी वीडियो। तो आपका मोस्टली 30 मिनट्स का होगा ये वीडियो, और जिसे आप, मुझे पता है, 2x पे देखोगे स्पीड में, ताकि आपको ज़्यादा टाइम और बचा सको आप लोग। तो वही मैं बोलूँगी कि क्वेश्चंस को जो है आप लोग लिख के मत ट्राई करना। मुझे पता है आप लोग लिख के भी नहीं ट्राई करने वाले हो, ऐसे ही मन में सोचना। बट ट्राई करना कि आप आंसर्स को ना माइंड में भी अपने अच्छे से फ्रेम कर रहे हो, ताकि जब आप आंसर लिखने बैठो ना अपने एग्जाम हॉल में, तो आपको सब कुछ रहे कि हाँ, ये ऐसे ऐसे मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे कंप्लीट कर लूँगा। याद रखना, लॉन्ग आंसर्स को 5 पेजेस में लिखना, शॉर्ट आंसर को एटलीस्ट 2 पेजेस में भी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है। सो that's for all today, besties. Thanks for tuning in. I hope this helps you ace your exams. And yes, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more literary insights. And as well as you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNU. Now, until next time, happy studying and all the best for exams. I know you have got this.